हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अच्छी हो गए। चलिए आज फिर मतलब यूपीएससी की स्टार्टिंग करते हैं बेसिक से, क्योंकि इस बार का जो प्री का पेपर हुआ है 2023 का, उसमें स्टैंडर्ड लेवल का तो था ही, लेकिन अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी से भी 12 से 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। और इससे पता चल जाता है कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं समय बर्बाद किए बिना। इसमें जो पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे, मतलब हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर उसको जानना है तो पहले पता ही करना पड़ता है कि कब हुआ, चीज़ें कैसे हुई, कब किसने किया, कहाँ हुआ, सारी चीज़ों की जानकारी लेनी ही पड़ती है। फिर इसका दूसरा चैप्टर एक था अखेटर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। तीसरा है आरंभिक नगर। फिर आता है फोर्थ चैप्टर क्या बताती हैं हमारी किताबें। 5 चैप्टर है राज्य, राजा और प्राचीन गढ़ राज्य। फिर आता है नए प्रश्न नए विचार। 7 चैप्टर देखा जाए तो अस्तित्व के बारे में है, और 8 चैप्टर खुशहाल गांव समृद्ध शहर है। 9th में व्यापारी राजा तीर्थयात्री है। 10th में नए साम्राज्य और राज्य है। 11 चैप्टर इमारती चित्र और कब्रों से दिया हुआ है। फिर चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर पर ट्रीट करते हैं। इसमें मैं कोशिश करूँगी कि जो हम लोग ये पढ़ाई स्टडी का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि यूपीएससी को प्रेडिक्ट कर पाना इतना इजी तो नहीं है। और हम लोग मतलब टेस्ट सीरीज के पीछे ही पड़े रहते हैं कि ये टेस्ट सीरीज लगा ले, वो लगा ले। लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि मैं जो पढ़ती जाऊँ या पढ़ाती जाऊँ, उसमें हम क्वेश्चंस ही बनाते जाएं, जिससे कि मैं हम लोग के एक चैप्टर एंड होते होते उसके कई ऐसे क्वेश्चंस बन जाएं जो कि बेसिक से रिलेटेड हो, या फिर ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावना हो, और आगे चल के हमें काम आए। क्योंकि यूपीएससी के पेपर में मतलब ऐसे ऑप्शन भी होते हैं, उसमें से अगर जैसे एलिमिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलता है कि अगर हमको एक या दो ऑप्शन भी आ रहा है, उसके बेस पे हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उन चारों में से कम एक या दो तो आने ही चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाकर ही पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए वो स्टार्ट करते हैं। पहला है मतलब इसमें दिया हुआ है कि एक रशीदा है, रशीदा का सवाल क्या है, जब न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है उसकी जगह एक सुर्खी पे उसने लगा एक कुर्सी पे सुर्खी पे पढ़ती है 100 साल पहले। फिर वो सोचने लगती है कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। इसको अगर जानना है तो हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है, आज की जनरेशन में है तो हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इससे हमें पता चल जाता है नेशनल इंटरनेशनल जो भी खबरें होती हैं हम जान सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर कैसे हम लोग जान सकते थे, ये मतलब यही जानना एक हिस्ट्री है कि मतलब उस समय पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कि शासक ने कैसी रणनीति अपनाई थी, कैसा उसका आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक कैसा था, और उसने कौन से मंदिर बनवाए थे, उसने किस टाइप की मुद्रा चलवाई थी, मुद्रा पे उसने क्या छपवाया था। यही सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री में देखने और पढ़ने को मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, या तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। कैसे, कि वो लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, वो अखीरतक थे, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, या फिर वैज्ञानिक जो थे के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि इस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कैसी कहानियाँ सुनना पसंद करते थे, कौन से नाटक देखते थे, और कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। अगर इसमें जो मतलब मैप दिया हुआ है उसमें उन्होंने क्वेश्चंस किया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब यही क्वेश्चंस मतलब यूपीएससी पूछ लेती है कि हिस्ट्री में वो मतलब यूपीएससी का जो प्री का प्रीवियस ईयर है उसमें क्वेश्चंस पूछा हुआ है
कि नर्मदा और झेलम और इन सब नदियाँ कहाँ से आती हैं, इसकी सहायक नदियाँ क्या है, इसी टाइप से करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे मतलब पढ़ते पढ़ते अगर ये चीज़ मैप वाला हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। मतलब सब एक साथ तो नहीं, लेकिन हाँ धीमे धीमे करते करते एक समय ऐसा आएगा ना जब आपका मैपिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे और आपके एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बोलते कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। मतलब संग्राहक का मतलब वो इकट्ठा करते थे चीज़ों को, मतलब एक जगह एकत्रित करना ही संग्रह कहते हैं उसको। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, क्योंकि जो आदि मानव थे वो जंगल में ही रहते थे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की चीज़ों से परिचित थे। वो अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। और आदि मानव की अगर बात की जाए तो मतलब उनको इतना नॉलेज नहीं था और उस टाइम तो आग का आविष्कार भी नहीं हुआ था। और उस समय पे वो लोग मतलब जंगल में ही रहते थे, वहीं शिकार करते थे, वहीं खा मतलब जो फल या फिर आप कह लें अगर मांसाहारी शाकाहारी जो भी उनको मिलता था उसको खाते थे। और जैसे उसी को मतलब एक जगह संग्रह करके रख लेते थे ताकि आने वाले समय में फिर से मतलब उसका यूज़ कर सके। फिर जानवरों का अखेट यानी शिकार भी करते थे। नेक्स्ट है इसका, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। मतलब इन्होंने पूछा है कि अब आप लोग सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ पर है, इस चीज़ का पता लगाओ। ठीक, इसके कुछ ऐसे स्थान भी है जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष के सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। जो गेहूं और जौ था ऐसी फसलें हैं जो 8,000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष दोनों ने मिलकर ही मतलब उपजाना आरंभ किया था। और पशुपालन में वो क्या क्या पालते थे ये भी देखते हैं। भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशु को पालना भी शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। ठीक है, उत्तर पूर्व में गारो, उत्तर पूर्व का जो इलाका है ये वाला गारो, तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। इन्होंने बोला है मध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कुछ मैप भी दिया हुआ है। ये है सतलुज, ठीक है, और ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, इसका हो गया। ये एक काबुल, ये है सिंधु नदी, इधर है काबुल, ये है किरथर। और इन्होंने सतलुज और किरथर पहाड़ियाँ बोली थी, ये है किरथर, ये है सुलेमान। और इधर देखिए गारो पहाड़ियाँ है, ये गारो पहाड़ी है, इधर ब्रह्मपुत्र नदी है। फिर यहाँ पे गंगा नदी है, यहाँ से होते महानदी जाती है। फिर ये गोदावरी है, ताप्ती है, सतपुड़ा है, पर्वत है। ये नर्मदा है, सोन नदी है, ये है विंध्य पहाड़ी, चंबल, यमुना, गंगा, फिर इधर हिमालय। ठीक है, फिर इधर आता बंगाल की खाड़ी। फिर है यहाँ पे ऐसे तुंगभद्रा, कृष्णा, पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। और लास्ट में यहाँ पे पन्नार नदी, ये कावेरी, लक्षद्वीप, हिंद महासागर, अंडमान निकोबार। ये है मैप, इसको भी देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और
इसमें बोला गया है सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसका पता लगाने का प्रयास करो। वो अभी हम लोग ऊपर देख ही लिए हैं। सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं? जो एक नदी एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर पले फूले थे। गंगा और इसकी सहायक नदियों किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। फिर आते हैं गंगा और इसकी सहायक नदी। तो नदी का इन्होंने बोला है पता लगाओ। तो नदी का पता लगाने के लिए गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास प्राचीन काल में मगध यानी कि वर्तमान का जो बिहार है नाम से जाना जाता था। इनके शासक बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। सॉरी, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई है। ये बॉक्स जो होते हैं बॉक्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बॉक्स भी देख लेते हैं। आधुनिक पाकिस्तान, सॉरी, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। और दर्शाता है दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बढ़ते होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। मतलब ये जो बताया है कि ये उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे तो मुझे मतलब हम लोग को लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर यही आके एग्ज़ाम में पूछ लेता है ना तब समझ में आता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट था। तो जो गलती मतलब हो गई है हम लोग से भी, आप लोग वो चीज़ ना दोहराएं। और जो भी मतलब यूपीएससी इतना ज़्यादा डीप जा रहा है ना, छोटी से छोटी चीज़ों को भी अब गहराई तक समझना पड़ेगा। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी हिमालय के ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी, समुद्र के कारण जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि वहाँ जो मनुष्य थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। तो बोल सकते हैं कि मतलब कभी जैसे डिज़ास्टर हो गया या फिर रोज़गार हो गया, और इस वजह से उनको जाना पड़ता था। जैसे मतलब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अभी खाने के लिए है, यहाँ पे भारी बारिश हो जाए तो भारी बारिश के कारण यहाँ पे फिर तो उन्हें नहीं रहना पड़ेगा, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए तो हो सकता है इन्हें इधर के तरफ जाना पड़े जहाँ पे थोड़ा सा मौसम नॉर्मल हो। इसलिए इन्हें मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था। एक जगह ये नहीं टिक सकते थे क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा चीज़ें डेवलप भी नहीं थी। और मतलब कहते नहीं अब इंसान अपने कंफर्ट के लिए करता ही है। फिर आता समुद्र के कारण जोखिम भरी होती थी, असंभव नहीं थी, ये पढ़ ही चुके हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। मतलब इन्होंने ना व्यापारी की बात भी की है कि जो व्यापारी होते थे वो अपनी जो उनका सामान होता था वो जहाज में रख के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। धार्मिक गुरु शिक्षा देने के लिए और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों की खोज करने के लिए उत्सुकतावश यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार के जानने का अवसर मिला। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम अरबी आया था, अरबी लेखक आया था, और चीन से कई लेखक आए हैं, जैसे कह सकते हैं वो हो गया, हियन हो गया, और ऐसे ही लोग जो थे मतलब बाहर से आए थे जानने के लिए, समझने के लिए।
उसके बाद जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो उसमें भी जे.एस. मिल ने भी मतलब हमारे जो साहित्य है उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवा के उसने भी पढ़ा था। ठीक है, पर्वत, पहाड़ियाँ, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सुंदर निर्माण करते हैं। हालाँकि लोगों की इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने ऐसा चाहा वो कर सके। वे पर्वत और ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को पार करके महाद्वीप के कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। इसी आवागमन ने हमारी संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया। फिर आता है कई वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन के लिए नए-नए तरीकों के बारे में एक-दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। फिर आता है देश के नाम। हमारे देश के प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का उपयोग हुआ। इंडिया इंडस से निकला है, जिसे सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और उन्होंने मतलब क्वेश्चन दिया है कि एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो ये आप कर सकते हो, आपका होमवर्क है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने जाने वाली ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, भारत नाम का उपयोग उत्तर पश्चिम रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका उपयोग देश के लिए होने लगा। कुछ इधर भी देख लेते हैं। दिया हुआ है बॉक्स, ये बॉक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तामपत्रों से बनी ये है तामपत्र का ये तो भी देख लीजिएगा। यही होते हैं तामपत्र, इन पे जो लिखा होता है मैटर ये इम्पोर्टेंट होता है, मतलब हमारी हिस्ट्री को जानने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तामपत्रों से बनी पांडुलिपि एक प्रश्न यहाँ पर जो दिया हुआ है उनके बारे में बताया। पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और ये जो यूज़ होता था भुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक सेकंड दीजिएगा। ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, मतलब ये जो पांडुलिपि बनती थी वो भुर्ज पेड़ की छाल से बनती थी और इस पे मतलब इतिहास लिखे जाते थे या फिर जो भी इम्पोर्टेंट लगता था वो लिखते थे। अतीत के बारे में कैसे जानें, जानकारी कैसे प्राप्त करें। एक तरीका है कि अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढो और पढ़ो, और दूसरा ऑप्शन यह है कि पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। पांडुलिपि प्रायः ताड़ पत्र और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज पेड़ नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो मतलब पांडुलिपि होती थी वो किससे बनी होती थी, कौन से पेड़ से बनी होती थी, उसके लिए कैसा मतलब पत्र यूज़ होता था और उसे मतलब इंग्लिश में क्या कहते थे और वो किस भाषा से लिया गया है। ऐसे कई शब्द मतलब क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे बन सकते थे। चलिए साथ में क्वेश्चन भी लगाते हैं, इससे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। पहला है मतलब ये पांडुलिपि क्यों कहा जाता था। पांडुलिपि इससे बोलते थे क्योंकि वो हाथ से लिखी जाती थी। अब अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो वर्ड था मैन्युस्क्रिप्ट शब्द कहाँ से लिया था, लैटिन शब्द से लिया गया था। लैटिन शब्द में मैन्यू को जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है हाथ। ठीक है, हाथ या हाथ से निकला है। ठीक है, और इसका जो पांडुलिपि जो होती थी ये ताड़ पत्र यानी कि हिमालय क्षेत्र में जो भुज नामक पेड़ उगता है उसी की छाल से विशेष तौर पर तैयार किया जाता था। और इसी फिर मतलब जो भी उनको टॉपिक होता था, जो भी चीज़ें
वो लिखी जाती थी। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियाँ जो थी ना, उनको कीड़े ने खा लिया और कुछ तो नष्ट हो गई। फिर भी कुछ पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। यहाँ ये मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। पांडुलिपियाँ एक तो पेड़ की छाल से होता, मतलब पेड़ की छाल से निकला होता था, पेड़ की छाल से निकला होता है। तो मतलब उनको कोई, जैसे आजकल डाटा सेव हो जाता है कंप्यूटर में, मोबाइल में, मेमोरी में, उस टाइप से नहीं था, इसलिए उन्हें मतलब कुछ तो मिले और कुछ तो नहीं भी मिले। तो यही था, और जो आज मिले भी हैं वो मंदिर और विहारों से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और देखते हैं, आगे पढ़ते हैं फिर। अगले ही नहीं है शायद, तो इसकी धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि और विज्ञान आदि प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें राजाओं के जीवन के बारे में, औषधि और विज्ञान आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल तमिल में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, और जो प्राकृत भाषा है वो आम लोग यूज़ करते थे। और फिर आता है नीचे अभिलेख का अध्ययन, मतलब हम अभिलेखों का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कैसे? तो ये जो आपको भी दिखाई दे रहा होगा, मतलब ये जो बना हुआ है पत्थर का है, और इससे जो मतलब जैसे आजकल होता नहीं, औजारों से ठोक ठोक के मतलब बनाया गया है। ये देखिए, मतलब वो शॉर्ट छोटा छोटा ही दिख रहा है, लेकिन हाँ दिख रहा है, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे करके। तो ऐसे ही बनाया जाता था अभिलेख को। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतह पर बनाया जाता था, और ये कैसे बनाया जाता था? उत्कीर्ण करके बनाया जाता था। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवा देते, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके, जैसे कि अशोक ने करवाया भी था। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख मिलते हैं जिनमें राजा रानियों सहित अन्य पुरुष ने भी अपने कार्य के विवरण से पूर्ण करवाए थे। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। और ये तो इनके क्वेश्चन हैं। क्या तुम बता सकते हो कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? लेख लिखवाने के लाभ यही थे कि जैसे पत्थर पे उत्कीर्ण करके बनाया गया है, तो काफ़ी टाइम तक सुरक्षित रहता है। उसमें जैसे मतलब हो गया, पांडुलिपियाँ हो गई, उसमें सिले लग गए या फिर ऐसा कुछ हो गया, तो ये सारी चीज़ें पत्थरों पे लिखवाने पर नहीं होती हैं, और ये काफ़ी टाइम तक सेफ भी रहता है। और इसलिए देखिए, मतलब कई बार आपने सुना भी होगा, और जो अशोक के अभिलेख हैं जो मिले हैं आज भी सुरक्षित हैं। ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? कठिनाइयाँ इसमें क्या आती थी? मतलब पत्थर ढूंढना पड़ता होगा, और फिर एक उच्च कोटि का पत्थर ढूंढो, फिर कई मतलब मजदूर को या फिर जो नक्काशी करते हैं उनको बुलाओ, फिर उनसे नक्काशी करवाओ, फिर जहाँ जहाँ आपको मतलब प्रचार के लिए लगाना है वहाँ पे जाके लगाओ, ताकि जनता देखे, पढ़े और उन सब चीज़ों का पालन करे। जैसे कि अशोक ने करवाया था, बौद्ध धर्म के प्रचार में भी ऐसा उन्होंने करवाया है। इसके अतिरिक्त अन्य कई और वस्तु अस्तित्व में बनी और उपयोग में लाई गई। अध्ययन करने वाले व्यक्ति जो मतलब ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। जो पुरातत्व की अध्ययन करते हैं उन्हें ये पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियारों और बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन, खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, ईंट और धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तो कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, जैसे कि ये प्राप्त हुआ घड़ा,
और ये है नक्काशी किया हुआ है पत्थर पे, ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। और इधर शादी बॉक्स भी दिया हुआ है, बॉक्स पढ़ लेते हैं। एक प्राचीन नगर से प्राप्त है, इस तरह के पात्रों का उपयोग 47 वर्ष पूर्व होता था। दाएं में पुरानी चांदी का टुकड़ा है और इस तरह के सिक्कों का उपयोग 2500 वर्ष पहले होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये काफ़ी भिन्न था। फिर आते हैं पुरातत्वविद, जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं और जानने की मदद करते हैं कि अतीत में क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। इसलिए कहते हैं जैसे लकड़ी है, लकड़ी आपने काट दी या फिर कोयला हो गया, इसको जलाने से क्लाइमेट कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, CO2 की मात्रा रिलीज होती है और वही क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करता है, जैसा आजकल हो रहा है। को बहुधा कपड़ों में अवशेष भी मिलेंगे। पांडुलिपि अभिलेख पुरातत्व से क्या जानकारी के लिए इतिहास का प्रयास शोध का उपयोग करते इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किन्हें कहते हैं? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। शोध से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत से पुनर्निर्माण कर पाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं। इन सभी स्रोतों का उपयोग सुराग के रूप में कर अतीत के जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत का अलग अलग मायने हो सकते हैं, जैसे पशुपालक अथवा कृषकों के जीवन के लिए, राजा रानियों के जीवन के लिए, व्यापारी के जीवन के लिए, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज हम देख पाते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप के लोग अधिकांश अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके फल फूल संग्रह के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य पद्धतियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, वो क्या है, वो भी देखते हैं। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जैसे कि आज वर्तमान में देखा जाए तो मोदी जी अपनी कार्यक्रम योजनाओं की मतलब ब्यौरा रखते हैं कि हमने कौन सी योजना लागू की, कब की। वैसे उस समय के जो शासक होते थे वो भी उन्होंने कितनी युद्ध लड़े, कितने में विजय हुए, कितने में असफल हुए, उसका लेखा जोखा रखते थे। उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संरक्षक और कृषक पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों की लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो राजा होते थे, क्या वे अपनी अपनी सफलताओं और असफलताओं का की जानकारी रखते थे? क्या उसका लेखा जोखा रखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, वो अपनी विजय और अविजय दोनों का ही लेखा जोखा रखते थे। और फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा रखते थे? तो इसका आंसर होगा नहीं, ऐसे लोग नहीं रखते थे। क्योंकि पहली चीज़ होती है, हम ही लोग हैं डेली रूटीन में कितना काम किया, क्या किया, उसका मतलब हम डायरी तो लिखते नहीं हैं कि सेव होगा। लेकिन हाँ, यही अगर देखा जाए हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर बड़े ऑफिसर्स हो गए, तो वो लोग अपनी चीज़ें लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, ताकि ये इससे पता चले कि कौन सा काम कब कहाँ किसके लिए हुआ है। तो वही है तिथियों का मतलब, ये आता है तिथियों का मतलब। तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वैसे
वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष के बाद, और जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथि होती है उसे ईसा पूर्व कहते हैं। जो ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है मतलब इतिहास और उनकी तिथियां, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तो तिथियों से पहले एडी हिंदी में ईसा पूर्व, हिंदी में ईस्वी तो या एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना इसका तात्पर्य होता है इसका तात्पर्य होता है यीशु मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी AD की जगह CE या BC की जगह BCE का यूज होता है। CI अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BCE का यूज बिफोर कॉमन एरा के रूप में किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग इसलिए भी हम करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का उपयोग यूज और समान तौर पर होने लगा है, और भारत में तिथियों का इस रूप का उपयोग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हो गया था। ठीक है, ये मतलब इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको AD और BC। आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर ना समझ में आया तो मैं फिर से बता दूंगी। आप कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कैसा लगा। फिर आगे आता है अन्यत्र। जैसा कि हमने पढ़ा है अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण कराए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख जो हैं वो 2300 वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। सभी अभिलेखों में लिपियां और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ अभिलेख में प्रयुक्त भाषा और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यहाँ कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा है, और इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। और अज्ञात लिपि की जानकारी कहानी उत्तर अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मतलब उन्होंने ये स्टोरी की बेस पे दे रखा है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में मिलता है। वो है यूनानी और मिस्र लिपि के 2 प्रकार में से एक है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा में पढ़ सकते थे। मतलब उन्होंने बताया कि यहाँ राजा रानी के नाम एक छोटे से फ्रेम में लिखवाया गया है जिसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थक ध्वनि को पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हैं यहाँ L अक्षर के लिए शेर और A अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बनाए गए हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षरों के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वो आसानी से इन अभिलेखों को भी पढ़ सके। अब यहीं पे ये चैप्टर मेरे ख्याल से ख़त्म हो रहा है। हाँ, यहीं पे चैप्टर ये फिनिश होता है। इसमें कुछ बॉक्स दिए हुए हैं जो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, शोध, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। ये जो मतलब ये दिए हुए हैं बॉक्स में जो वर्ड हैं, इसको मतलब इसका अर्थ भी जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और इसका अगर यूज़ हम मेंस में आंसर राइटिंग में करते हैं तो उससे भी हमारे मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है। जैसे कि यात्रा मतलब
आप लोग सभी जानते हो यात्रा करना, पांडुलिपि जो हाथ से लिखा जाता है, अभिलेख जो पत्थर पे उकेरा जाता है, पुरातत्व और इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं, स्रोत जिनसे हमें साक्ष्य मिलते हैं, अज्ञात लिपि जो लिपि हम जानते नहीं हैं उसका अर्थ निकालना अज्ञात लिपि का अर्थ है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग टैकल करिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी इसमें कमियां रह गई हों या फिर कुछ